गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। जिन बच्चों के पास में किताबें नहीं है वो अपनी किताबें खरीद लेना, क्योंकि अभी अपना नया कोर्स आ चुका है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के अनुसार जो किताबें लागू की गई है वही हमको खरीदनी है। 10th और 12th में इस साल वही रहेगा, बाकी सभी के लिए नया कोर्स बाजार में उपलब्ध हो चुका है। तो जल्दी से अपनी किताबें खरीद लें और उनकी कॉपियाँ भी बना लें, क्योंकि आपको गृह कार्य भी दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जिसमें जो पहला बिंदु है वह है सभी सजीव परजीवी होते हैं। अधिकांश सजीव है वो परजीवी होते हैं, सभी तो नहीं कह सकते, क्योंकि पेड़ पौधे से सजीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? तो वह क्रिया जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और साथ में अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज, ऑक्सीजन, इन सभी का प्रयोग करके क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषी पादप। लेकिन अधिकांश जीव ऐसे हैं जो इस क्रिया के द्वारा अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़े, गधे आदि। तो फिर ये भोजन कैसे बनाते हैं? तो अपना ये भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। जैसे हम हमारा भोजन प्राप्त करते हैं वो हमको पादपों से मिलता है, जंतुओं से मिलता है। पादपों से हम फल, सब्जियां, अनाज आदि खरीदते हैं, और जंतुओं से हम दूध के माध्यम से, मांस के माध्यम से, अंडों के माध्यम से उनसे प्राप्त करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अपन क्या करते हैं? जंतु और पादप दोनों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो हम क्या हो गए? परजीवी। तो वैसे ही पादपों के अलावा सभी क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। अब देखिए, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये भी हम जानते हैं। बिना भोजन के कोई भी सजीव काम नहीं कर सकता या अपने शरीर को संचालित नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल, डीजल की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही सभी सजीवों को अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन, अभी भोजन कई प्रकार का हो सकता है, कई प्रकार का, जिसमें अपन शाकाहारी बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं, और उसमें भी शाकाहारी में कई प्रकार के व्यंजन हम दैनिक जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं। अब प्रश्न बनता है कि सभी सजीव भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? तो उस भोजन को ग्रहण करने के पीछे कुछ उद्देश्य हैं, और वो उद्देश्य ये है कि जिस भोजन को हम खाते हैं, जिस भोजन को सभी सजीव ग्रहण करते हैं, उस भोजन के अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो उन सजीवों के शरीर की क्रियाविधि को संचालित करते हैं। जैसे पेट्रोल के अंदर भी कुछ ऐसा है जिसके जलने से उस गाड़ी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ठीक वैसे ही जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन के अंदर भी कुछ ऐसा है जो उस सजीव के शरीर को चलाने का काम करता है, और वह हमारे पोषक तत्व, जिसमें हमारे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल, वसा आदि पाए जाते हैं। तो ये हो गया भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। पादपों के अलावा सभी सजीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। बता दिया मैंने। पादप क्या होते हैं? स्वयं पोषी या स्वयं जीवी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। और क्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। दूसरे सजीव क्या कहलाएंगे? परजीवी। पर यानी दूसरों पर जीवित रहने वाले, या दूसरों से प्राप्त भोजन के ऊपर जीवित रहने वाले। तो हम भी परजीवी हैं। अब देखो, सभी सजीव भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? मैंने बता दिया। हम हमारे देश के इतने लोगों को भोजन कैसे उपलब्ध करा सकते हैं? अगर हम जनसंख्या की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या चीन की। चीन के बाद में सेकंड जो नंबर है वो है भारत का। लगभग 125 करोड़ की जनसंख्या अपने भारत में निवास करती है। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसा कहा गया है कि 2030 तक भारत की जनसंख्या है वो फर्स्ट स्थान पर आ जाएगी। तो जनसंख्या का बढ़ना कहीं न कहीं हमारे देश के लोगों के लिए एक समस्या का कारण भी बनता हुआ जा रहा है। कारण कैसे? कि जब जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई तो इन लोगों को हम भोजन इतना कहाँ से उपलब्ध करवा पाएंगे? क्योंकि ज़मीन सीमित है, और वो सीमित भी घटती जा रही है, क्योंकि नई नई जगह नए आवश्यकता निर्माण किए जा रहे हैं, भवन बनाए जा रहे हैं, कारखाने बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, इतनी सारी सुविधाओं के लिए ज़मीन की आवश्यकता है। तो ज़मीन का जो
कृषि क्षेत्र है वो धीरे धीरे घटता ही जा रहा है, उत्पादन धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो हम ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाएं, ऐसी कौन सी तकनीक अपनाएं ताकि हम इतने सारे लोगों की जो भोजन की आवश्यकता है उसको पूरा कर सकें। तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी इसकी फसल उत्पादन की और प्रबंधन की। तो विशाल जनसंख्या को भोजन करने के लिए हमें क्या आवश्यक है, नियमित उत्पादन, लगातार हमारा जो फसल है उसका उत्पादन करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम एक साल रेस्ट करने लग गए और उत्पादन करना बंद कर दिया तो फिर भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो नियमित क्या होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए और इसका प्रबंधन भी होना चाहिए। प्रबंधन बोले तो उसका मैनेजमेंट, जैसे हम फसल से जो अनाज हमको प्राप्त होता है उसको हम अपने घर के अंदर सुरक्षित रखते हैं गोदाम के अंदर या किसी कमरे के अंदर, तो वो उसका प्रबंधन है। अगर उस प्रबंधन को हमने ठीक नहीं किया तो हो सकता है हमारे गेहूँ उसमें कुछ दिनों बाद में चूहों के द्वारा खराब कर जाए, उसमें घुन लग जाए या एलिया लग जाए, तो उससे हमारा अनाज खराब हो सकता है। तो प्रबंधन अगर अच्छा होगा तो वो अनाज लंबे समय तक खराब नहीं होगा। इसके बाद में बात आती है वितरण की। वितरण का मतलब जो अनाज सरकार के पास में या किसी के पास में भी है तो उसका वितरण सही प्रकार से होना चाहिए, वो सभी के पास में सही प्रकार से पहुंचना चाहिए। जैसे इस समय राशन की दुकान पर गेहूं जो दिया जाता है उस वितरण को सही करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन कर रखा है। ऑनलाइन बोले तो लेने वाला जो व्यक्ति है वो फिंगरप्रिंट लगाएगा तभी उसको गेहूँ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले दलाल ऐसा करते थे कि व्यक्ति लेने नहीं आया और बीच में वो उसको बेच करके खा जाते थे, लेकिन वर्तमान में संभव नहीं है। टेक्निक के द्वारा उसको जोड़ दिया गया है या उसके वितरण को प्रभावशाली बनाया गया है। तो ये हमें इसकी आवश्यकता है। तो इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कृषि पद्धतियाँ, एग्रीकल्चर जो टेक्निक है उस टेक्निक को, उन पद्धतियों को, उन चरणों को हमें अपनाना पड़ेगा। तो पद्धतियों के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं। पहले मनुष्य क्या था, घुमंतु था। घुमंतु का मतलब, पहले मनुष्य के इतिहास की बात करें तो मनुष्य घूमता रहता था, परिवार में रहता था, वो जंगलों में घूमता था और वहीं से जंतुओं को शिकार करके या पेड़ पौधों के जो फल, कच्ची सामग्री, पत्ते आदि को खा करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी सोच बढ़ी, उसका ज्ञान बढ़ा, आग का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे उसने नदियों के किनारे फसलों का उत्पादन प्रारंभ कर दिया और फिर कई प्रकार के बीजों का क्या हो गया, निर्माण हो गया, प्रकार की फसलें बन गई और उन फसलों का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि हमें बहुत अधिक खाने का अनाज उनसे प्राप्त होता है। अब इन फसलों को है, पहले परिभाषा देखिए फसल किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है, परीक्षा में भी आया हुआ है कि व्हाट इज क्रॉप या फसल क्या है, फसल किसे कहते हैं। आप सोच रहे हैं कि खेत में जो फसल उगती है उसको फसल कहते हैं, लेकिन वो परिभाषा नहीं है। परिभाषा वहीं से मिलेगी हमको। उस खेत को देखिए, खेत क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। खेत क्या है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्र खेत या फील्ड एरिया है और उस खेत में क्या उग रहे हैं, एक ही प्रकार के पौधे उग रहे हैं। जैसे गेहूँ है तो गेहूँ उग रहा है, बाजरा है तो बाजरा उग रहा है, मक्का है तो मक्का उग रही है, गंवार है तो गंवार उग रही है। तो बहुत बड़ी चीज़ देखो, एक ही प्रकार के पादप या पौधे, एक ही प्रकार के पादप जब बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं या बहुत बड़े खेत में उगाए जाते हैं तो उस खेत को या उसको हम क्या कहते हैं, फसल क्रॉप कहते हैं। समझ में आ गई परिभाषा। एक ही प्रकार के पादप जब बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। अब फसल है वो मौसम के आधार पर 3 प्रकार की होती है। मौसम के आधार पर कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। नाम सुना होगा आपने, 6-7 में पढ़ा होगा। पहली जो फसल है वह है रबी की फसल। रबी अब ये कब उगाई जाती है, तो ऐसे ध्यान करो, लड़का है रबी और उसको क्या लगती है, सर्दी लगती है। रबी नाम के लड़के को सर्दी लगती है, अर्थात रबी की फसल सर्दी में बोई जाती है। अब इसको रटना भी नहीं है, याद करो अपने आसपास सर्दी में हम कौन कौन सी फसलें देखते हैं। सर्दी के समय अपने आसपास जैसे गेहूँ होता है, देखा होगा आपने, गेहूँ होता है, जौ होता है, चना होता है, सरसों होती है, तारा मीरा होता है। तो ये है रबी की फसल जो कब बोई जाती है, सर्दी के अंदर बोई जाती है। अगला है जायद की फसल। जायद की फसल ये होती है गर्मी के समय में, कब, मई जून के अंदर, अप्रैल मई जून
2-2.5 महीने के अंदर फसल की जाती है। अब सोचो गर्मी में अपन क्या खाते हैं, तो उसमें अपने तरबूज आता है, ककड़ी आती है, खरबूजा आता है, ये सब इसमें आते हैं जायद की फसल में। आगे देखिए खरीफ की फसल। इस समय जो फसल की बुआई चल रही है, वर्षा ऋतु के अंदर जो फसल की बुआई होती है वो खरीफ की फसल कहलाती है, जिसमें हमारे बाजरा है, मक्का है, गंवार है, इसमें अपन बुआई कर रहे हैं, तो ये किस में आते हैं, खरीफ की फसल में। तो आज हमने कुछ सामान्य बातों के बारे में जाना और फसल की परिभाषा के बारे में जाना, फसल कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जाना, और इसके अलावा हमने जंतुओं के भोजन के बारे में जाना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पादप कैसे भोजन बनाते हैं इसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट कक्षा में इसके बारे में हम और विस्तार से अध्ययन करेंगे, और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो अपनी नोटबुक बनाने और उसमें अपने जो गृह कार्य दिया जाए उसको रोज नोट डाउन करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल रंग का बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करें। इससे क्या होगा कि जो भी नया वीडियो आप डाला जाएगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।